हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पांगी में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से लोग परेशान हैं। अस्पताल में जहां डॉक्टर नहीं है, वहीं अल्ट्रासाउंड की सुविधा न होने से लोगों को कुल्लू और जम्मू जाना पड़ रहा है। वहीं विधायक डॉक्टर जनकराज ने सरकार पर पांगी के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए और मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिमला में शनिवार को पत्रकार वार्ता कर भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज ने कहा कि बीते एक सप्ताह से वे पांगी प्रवास पर थे। पांगी में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चरमराई हुई है। वहां पर विकास के नाम पर कोई भी चीज नहीं है। सरकार की ओर से कोई भी कार्य वहां पर नहीं किया जा रहा। इस बार हिमाचल दिवस केवल शिष्टाचार के तौर पर पांगी में आयोजित किया गया। जो भी मुख्यमंत्री ने वहां पर घोषणाएं की, उनमें से कोई भी घोषणा समस्या को उन्होंने नहीं सुलझाया। पांगी में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत काफी खराब है। अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, जिसके चलते लोगों को या तो जम्मू जाना पड़ता है या कुल्लू आना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही पांगी में मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया और उसके बाद मिनी सचिवालय वैसे के वैसा बंद पड़ा हुआ है। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने औपचारिकताएं निभाने के लिए पांगी पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र को सरकार अनदेखा कर रही है। जनजातीय क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हूँ और मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक हिस्सा पांगी घाटी, जो अभी भी विकास से बहुत दूर है, वहाँ की यथास्थिति अगर हम बयान करें, कुछ बिंदु आपके माध्यम से प्रदेश सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ। पिछले एक हफ्ते से मैं पांगी के प्रवास पे था और मुझे बहुत दुख भी हुआ पांगी की यथास्थिति को देखकर, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए हम लगातार पिछले 2.5 वर्षों से विधानसभा के भीतर मांग कर रहे हैं, चाहे वो पांगी की बिजली की समस्या हो, पांगी के सड़कों की समस्या हो, पांगी की स्वास्थ्य सुविधाएं हो, पांगी की शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो खाद्य आपूर्ति हो, चाहे वो गैस की आपूर्ति हो, चाहे वो टीडी का मामला हो, चाहे पांगी के लोगों को जो बालन है उसमें जो सब्सिडी मिलती है उसका मसला हो, अनेकों ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार की ओर से कोई गंभीर समाधान नहीं किया जा रहा। और मुझे दुख और भी इस बात का लगता है कि इस वर्ष का राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस पांगी घाटी में मनाया गया, वो केवल सरकार ने एक शिष्टाचार वाला कार्यक्रम किया, परंतु पांगी की किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। सर्दियों के महीने में कुमार पंचायत में एक भारी हिमस्खलन की वजह से अनेकों लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। मैं व्यक्तिगत तौर पर उन सभी लोगों के घरों में जाकर उनसे मिल के आया। बहुत दुख इस बात का होता है कि इतना समय बीत जाने के बाद अभी तक उन लोगों को राहत जारी नहीं की गई है, ना ही उनकी कोई सुध ली गई है, ना कभी वहाँ पे तहसीलदार गया, ना एसडीएम गया, ना ही केवल एक पटवारी को भेजकर सारे मामले को वहीं उस हालत में ही छोड़ दिया है। पूरे पांगी क्षेत्र में विद्यालयों का बहुत बुरा हाल है। विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, एक शिक्षक के सहारे अनेकों विद्यालय हैं या प्रतिनियुक्ति के सहारे विद्यालय चल रहे हैं। पांगी से आने वाली सुराल शिमला बस, जिस बस में अक्सर पांगी के लोग चढ़ते हैं और उन्हें पहले केलोंग ले लाया जाता है, फिर कुल्लू में बस बदल दी जाती है और उन्हें बस में फिर आगे शिमला खड़े होकर आना पड़ता है। इस विषय को अनेकों बार हमने जनजातीय विकास मंत्री जी के सामने, जब एचआरटीसी के एमडी एक बार पांगी के दौरे के पे आए थे, उनके सामने अनेकों बार सरकार के सामने विधानसभा में भी उठाया, परंतु दुख इस बात का होता है कि सरकार को कोई समाधान की चिंता नहीं है। हमने सुझाव भी दिया था कि कुछ सीटों को पांगी के लिए आरक्षित किया जाए, परंतु हम विपक्ष की भूमिका में हैं। पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र, इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि वहाँ सारे के सारे लोग भाजपा के ही हैं। वहाँ कांग्रेस के भी लोग हैं, सरकार की विचारधारा का समर्थन करने वाले भी लोग हैं। तो मेरा सरकार से विशेष आग्रह रहेगा कि हमारे साथ जो भी समस्या हो उसके लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सरकार यूँ सजा ना दें। अस्पतालों में बहुत बुरी हालत है। महिलाएं गर्भ अवस्था में अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए या तो जम्मू जाना पड़ता है उनको, या कुल्लू आना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड की सुविधा वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर चिकित्सक तो उपलब्ध है, परंतु वो मशीन नहीं है। व्यवस्था का आलम ये है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए
और मिनी सचिवालय का उद्घाटन करके आए। क्या आवश्यकता थी उसका उद्घाटन करने की जब वो चला ही नहीं है। अभी आप जाइए पांगी में, वो मिनी सचिवालय वैसा का वैसा बंद पड़ा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मात्र एक औपचारिकता निभाने का काम पांगी के लिए किया गया है। और मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा विधानसभा क्षेत्र आज सरकार के द्वारा एक भारी अपेक्षा से गुजर रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों की समस्या को गंभीरता से लेगी। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है, हमने ये सुझाव भी दिए सरकार को कि क्यों केवल कुछ लोगों को इसका लाभ मिले, क्यों ना हम पूरे हिमाचल को इस योजना का लाभ दें, चाहे वो टैक्स पेयर हैं चाहे वो नॉन टैक्स पेयर हैं। और इस योजना के बारे में हमने विधानसभा के भीतर भी कहा। पूर्व राष्ट्रपति महामहिम APJ अब्दुल कलाम जी ने 2004 में करीब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में एक अपना भाषण दिया था, विधानसभा को संबोधित किया था। उस भाषण के दौरान उन्होंने हिमाचल की सरकार को ये सुझाव दिया कि आप हिमाचल में एक यूनिक इंश्योरेंस मॉडल लाइए जिससे प्रत्येक हिमाचली को वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ना कि चुनिंदा लोगों को। पहली तो बात यह है कि टैक्स पेयर को क्यों इस योजना से दूर किया जाए। सब प्रत्येक हिमाचली को, जैसे हमने पहले भी कहा, संविधान ने सबको लॉ ऑफ इक्वलिटी, सबको समानता से जीने का अधिकार दिया है। तो चाहे वो टैक्स पेयर है चाहे वो नॉन टैक्स पेयर है, सबको योजना के अंदर सम्मिलित किया जाना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है। उसके लिए जो भी नियम, जो भी प्रीमियम सरकार ने तय करने, वो सरकार तय करे, सरकार इसके लिए स्वतंत्र है। और रही ये बात कि पूर्व में भाजपा सरकार के समय इसमें हिमकेयर योजना में बहुत गड़बड़ियाँ हुई, तो मैं स्पष्ट तौर पर इस बात को कहता हूँ, ये सरासर झूठ है। क्योंकि जो भी लोग हिमकेयर योजना के तहत लोगों को लाभ देने के लिए अधिकृत थे, चाहे वो छोटे अस्पताल थे चाहे वो बड़े अस्पताल से, आपको बताऊं, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आप लोगों ने भी कईयों ने इस योजना का लाभ लिया होगा। प्रत्येक बीमारी के लिए एक पैकेज निर्धारित होता है कि इस पर्टिकुलर बीमारी में इतना ही रुपया खर्च किया जा सकता है। विधानसभा के भीतर एक वक्तव्य मैंने किसी का सुना, उन्होंने कहा कि हार्निया के लिए 2-2 लाख रुपया खर्च हुआ। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, परंतु अमूमन प्रत्येक हार्निया के लिए अगर 2 लाख रुपया खर्च हुआ है वो गंभीर विषय है। साधारण तौर पर हार्निया के लिए जो भी 5-6 हज़ार का जो भी पैकेज के सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता, 99% हार्निया उसी पैकेज के अंदर किए जाते हैं, 99% अपेंडिक्स उसी पैकेज के तहत किए जाते हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि 99% लोगों को उसी पैकेज के भीतर इलाज मिलता है। परंतु कई बार कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें कोई सर्जरी के दौरान या हॉस्पिटल में स्टे के दौरान कोई ऐसी इन्फेक्शन, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन व्यक्ति को हो जाती है जिसके लिए उसको ICU में शिफ्ट करना पड़ता है या कोई अन्य टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिससे अधिक खर्चा जो पैकेज होता है उससे करना पड़ता है। तो वो भी आपकी जानकारी के लिए आपके माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश को मैं ये बता दूं और सरकार को भी बता दूं, जब भी किसी पैकेज से अधिक खर्चा करना पड़ता है तो उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लिए बिना कोई भी हॉस्पिटल वो खर्चा नहीं कर सकता। और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सरकार के द्वारा निर्धारित अधिकारी होते हैं, उसमें IAS अफसर्स होते हैं, उसमें बीमा जो कंपनी है उसके अधिकारी होते हैं। और जब तक वो ऑथराइज ना करें उस पैकेज से अधिक एक भी रुपया खर्च करने के लिए कोई भी अस्पताल या डॉक्टर अधिकृत नहीं होता। तो ये सरकार का ये कहना कि भाजपा के समय हिमकेयर योजना में बहुत गड़बड़ी हुई है, मेरा प्रत्यक्ष तौर पर सरकार को ये चुनौती है। आप जांच कराइए और अगर जांच में कोई व्यक्ति ऐसी अनियमितता करते हुए पाया गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विधानसभा के भीतर उस दौरान भी एक न्यूज़ चली थी कि चंडीगढ़ में कुछ जांचें हुई और पता लगा कि किन, वो आप लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि किन किन अस्पतालों की वो सूची जारी की गई थी मीडिया के माध्यम से कि जिन जिन अस्पतालों पर हिमकेयर और आयुष्मान की गड़बड़ी की आशंका जताई गई जांच एजेंसियों के द्वारा। सुबह का अखबार जब मैंने पढ़ा, उस अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी कि हिमकेयर योजना के लाभ के लिए 40 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया। ये तो बताया नहीं गया कि देनदारियां कितनी लंबित हैं। देनदारियां लगभग 450 करोड़ से ज़्यादा लंबित है। आयुष्मान भारत का कार्ड हो, हिमकेयर का कार्ड हो, आप सब लोगों ने पूर्व में भी इस कार्ड के लाभार्थियों को देखा है। और हम ये सुनिश्चित करते थे
कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आप प्रेस वाले हैं, आपको भी मैं एक हिंट देता हूँ, एक लीड देता हूँ। किसी भी स्वास्थ्य सेवा के तहत आने वाले व्यक्ति को, जो कार्ड धारक है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड धारक है, चाहे वो कैंसर का आदमी मरीज है, चाहे वो हिमकेयर योजना का लाभार्थी है, उसको अपना इलाज पाने के लिए कितने रुपए अपनी जेब से खर्चे करने पड़ते हैं, वो एक इंडेक्स है भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। इसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। आप देखिए, आप आरटीआई इन्फॉर्मेशन लीजिए, आप सूचना एकत्रित करिए कि पूर्व में 17 से 22 में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हिमाचल के लोगों का कितना था, और 22 के बाद आज दिन तक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर लोगों का कितना है। जो जरूरी टेस्ट नेशनल हेल्थ मिशन के तहत निःशुल्क लोगों को उपलब्ध करवाए जाते थे, जरूरी दवाइयाँ इसेंशियल ड्रग लिस्ट के तहत जो लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती थी, आज आलम यह है कि लोगों को अपना अल्ट्रासाउंड तक करवाने के पैसे देने पड़ रहे हैं, लोगों को अपना ईसीजी तक करवाने के पैसे देने पड़ रहे हैं, जो अमूमन अनेकों वर्षों से। और सबसे बड़ी बात, हमें बचपन का याद है, बचपन में अस्पतालों में 25 पैसे, कभी 1 रुपया पर्ची का लगता था। समय के साथ जब देश में विकास हुआ, देश में व्यवस्था सुधरी, तो एक ऐसा भी समय आया कि पर्ची की तो बात छोड़िए, पर 5-5 लाख से भी अधिक का इलाज लोगों को निःशुल्क दिया जाने लगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई। उसी तर्ज पर प्रदेश में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा हिमकेयर योजना शुरू की गई और लोगों को निःशुल्क लाखों रुपए का इलाज उपलब्ध करवाना, ये सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को समझा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पेशे से डॉक्टर होने के नाते हमने ये भी पाया कि अक्सर आर्थिक संसाधनों के अभाव में वह सब लोग अस्पताल नहीं आते थे, इलाज नहीं करवाते थे, जिन लोगों को विशेष तौर पर हिमकेयर और आयुष्मान योजना में शामिल किया गया। इन दोनों योजनाओं ने उन गरीब तबके को सम्मान से जीने का अधिकार दिया, बिना गहने बेचे, बिना ज़मीन बेचे, बिना किसी से ऋण लिए, उनको इज्जत से इस भारतीय संविधान ने जो अधिकार दिए थे, उस अधिकार को उनको डिलीवर करने का जो प्रयास किया, वो हिमकेयर योजना और आयुष्मान भारत योजना ने किया। परंतु वर्तमान की परिस्थितियां क्या हैं, हिमकेयर आयुष्मान की तो बात छोड़िए, जो बेसहारा लोग, ऐसे परिवार जिन परिवारों में कमाई करने वाला एक व्यक्ति, वो ही ऐसी गंभीर ग्रसित बीमारी से जूझ रहा है कि जिसको घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है, उनके लिए हमारी सरकार ने पूर्व में सहारा योजना चलाई, उस योजना को भी इन लोगों ने गला घोंट दिया। संवेदनशीलता किसी व्यक्ति की केवल एक विषय पर नहीं होती कि व्यक्ति भाई एक विषय पर संवेदनशील है, बाकी जगह संवेदनशील नहीं है। संवेदनशीलता आदमी का एक चरित्र का गुण है, और जो संवेदनशील आदमी होता है वो प्रत्येक विषय पर संवेदनशील होता है, ना कि वो केवल अनाथ लोगों के लिए संवेदनशील हो, बीमार लोगों के लिए संवेदनशील ना हो। ये मैं एक टिप्पणी है जो इस सरकार पर करना चाहता हूँ। सर, सरकार का अपने विधानसभा क्षेत्र की अनेकों अव्यवस्थाओं के बारे में सरकार से बार बार आग्रह किया। विशेष तौर पर जैसा आप लोग जानते हैं, मैं पेशे से एक चिकित्सक हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र की चिकित्सीय सुविधाएं इतनी बदतर हैं कि जहां कभी 11-11 डॉक्टर हुआ करते थे, जिस हॉस्पिटल में वो एक डॉक्टर हैं। पिछले अनेकों वर्षों से मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी दंत चिकित्सक नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। आज भी मेरे विधानसभा क्षेत्र में छोटी सी छोटी समस्या के लिए लोगों को, पांगी के लोगों को या तो जम्मू या कुल्लू आना पड़ता है, और ब्रह्मौर के लोगों को चंबा या टांडा आना पड़ता है। मैंने अनेकों बार इस विषय को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और विधानसभा में भी सवाल के माध्यम से उठाया। विधानसभा के भीतर मुझे माननीय विधानसभा अध्यक्ष की ओर से भी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की ओर से भी आश्वासन दिया गया कि आगामी 10 दिनों में आपके विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी जाएगी। उसके बाद 2 सत्र विधानसभा के और बीत गए। हमने बार बार प्रयास किया, हमने बार बार सरकार के पास कहा, देखिए लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी अदालत जो होती है वो विधानसभा होती है। जब विधानसभा में भी झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या को लेकर जाऊं तो कहां जाऊं, और मजबूरन फिर मुझे माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। मैं माननीय उच्च न्यायालय में मैंने एक अपील दायर की है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को
उनकी जरूरी मूलभूत सुविधाएं जो संविधान हमें ये अधिकार देता है कि इक्वलिटी का, उस इक्वलिटी के हमारे संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और हम लोग आज अपने हाल पर छोड़ दिए गए हैं। छोटी से छोटी तकलीफ़ के लिए गरीब लोगों को अपने घरों से बाहर, अपने तहसील से बाहर, अपने ज़िले से बाहर आकर लाखों रुपया खर्च करके इलाज करवाना पड़ रहा है। और इसके साथ मुझे एक और बात कहनी है। देखिए, सरकारें पब्लिक के द्वारा चुनी जाती हैं, पब्लिक के लिए बनती हैं, और जब तक जितने भी सरकारी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करें, तब तक वो बात अच्छी है। बहुत बार हमें लोग कहते हैं कि ये अधिकारी ऐसा कर रहा है, वो अधिकारी वैसा कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से उनसे भी ये विशेष आग्रह करना चाहूँगा, इस व्यवस्था परिवर्तन के रंग में ना रंगें, क्योंकि ये व्यवस्था परिवर्तन का रंग बहुत जल्द इस प्रदेश से उतरने वाला है। और जब इस रंग में आप रंगेंगे, आपका एजेंडा पब्लिक इंटरेस्ट ना होकर पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये सही मायने में आपकी कार्यशैली पर और प्रदेश के विकास पर भी जो दबाव डालता है। दवाइयों के सैंपल भी लगातार फेल हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पिछले 3-4 महीने में, आपने देखा होगा, आप भी डॉक्टर भी हैं। ये कितना चिंताजनक है लोगों के लिए, क्योंकि घोषणा जो हमारे ध्यान में आई है, जो पूरी हुई है, और उसकी भी जानकारी जो हमें मिली कि पांगी में लगभग 1900 महिलाओं को 4500 रुपये की जो सुख सम्मान, नाम क्या है, इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना, ऐसे कुछ नाम है योजना का, उस योजना के तहत उनको दिया गया। परंतु जानकारी प्राप्त करने पर मालूम पड़ा कि जो हाउस सब्सिडी का पैसा आया था, उस पैसे को डाइवर्ट करके लगभग 1.5 करोड़ रुपए को डाइवर्ट करके इस योजना में डाला गया, और लोगों को घर सैंक्शन हो गए। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे खाते में किस्त पड़े, परंतु किस्त कहाँ से पड़ेगी? उस पैसे से तो सरकार ने महिलाओं को 4500 रुपये दे दिया। और अन्य कोई भी घोषणा, जो चाहे वो साच में तहसील की घोषणा हो, चाहे वो अन्य चीज़ें हो, वो धरातल पर कोई भी खरी नहीं उतरी है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके क्षेत्र की, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि जल्द वो हल हो? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती मेरे विधानसभा क्षेत्र की है कि हम शेष प्रदेश से बहुत अधिक दूर हैं, और विकास के नाम पे मात्र वहाँ पर औपचारिकता हुई है। चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे मोबाइल नेटवर्क की बात हो, चाहे अन्य जरूरी मूलभूत सुविधाएं। पीने के पानी का आलम यह है कि नालों से जो पहाड़ी बर्फ़ पिघल कर जो पानी आता है, उसको बिना कोई फिल्ट्रेशन के, बिना किसी उसकी गुणवत्ता जांचे, डायरेक्टली पानी को नाले से पाइप डालकर और लोगों के घरों में सप्लाई किया जा रहा है। जो लोग देखते हैं कि उसमें मिट्टी, गाद उस पानी में आ रही है, उसको फिर वो उबाल के इस्तेमाल करने की उनको मैंने सलाह दी है, क्योंकि ऐसी गंभीर स्थिति में जब कोई बीमारी फैलती है, अस्पतालों में चिकित्सक नहीं है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, तो लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? आप क्या मानते हैं, जो मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था आपके क्षेत्र का, उससे पांगी भरमौर लाभान्वित हुआ है या नहीं लाभान्वित हुआ? मेरा विधानसभा क्षेत्र तो लाभान्वित नहीं हुआ है, परंतु प्रदेश पर अतिरिक्त खर्चा उस दौरे का पड़ा है, क्योंकि इतना प्रशासनिक अमला पांगी ले जाना ये आसान विषय नहीं था। और इस विषय की आगामी विधानसभा सत्र में हम विस्तृत जो है वो जानकारी सरकार से मांगेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके माध्यम से पूरे हिमाचल के लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई भी दवाई जब बनती है, उस दवाई को रैंडम सैम्पलिंग की जाती है। रैंडम सैम्पलिंग करने के बाद उसकी रिपोर्ट जो फार्माकोलॉजिकल असेसमेंट जो लैब है उससे आती है। उससे पहले तो हज़ारों लोग उसको खा भी चुके होते हैं, लाखों लोगों को दवाई बांट भी दी गई होती है। तो ये गंभीर विषय है, चाहे वो जीवन रक्षक दवाइयों का मामला हो। अभी पिछले कल का ही एक मामला था, मेरे विधानसभा क्षेत्र के एक व्यक्ति को कुत्ते ने काटा और उसको ये बोल के मना कर दिया गया कि कुत्ते के काटने वाला इंजेक्शन अभी नहीं है, आप कल परसों आइए। किताबें लिखती हैं कि विद इन 24 आवर्स या जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको ये एम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन लगना चाहिए, इससे पहले कि वो रेबीज़ के जो कीटाणु उसके शरीर में प्रवेश करें। व्यक्ति ने हमें फ़ोन किया, उसके बाद हमने जब हस्तक्षेप किया उच्च स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से, तब जाकर उसको इंजेक्शन मुहैया कराया गया। तो इस तरह का काम करने वाले कर्मचारियों से भी मेरा विशेष आग्रह है कि ये घूमती फिरती दुनिया है। आज किसी को कुत्ते ने काटा है, कल हमें कोई कुत्ता काट लेगा या हमारे परिवार को कुत्ता काटेगा। तो कृपया करके किसी भी व्यक्ति के साथ केवल इस राजनीतिक दृष्टि से,
उसके धर्म, पंथ, संप्रदाय, उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन से भेदभाव ना करें, क्योंकि ये देश हम सब लोगों से मिलकर बना है और हम सब लोगों की ये सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि हमारे पास कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सेवा का लाभ लेने के लिए आता है, उससे हम बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के उसकी मदद करें।